गाइस बेसिकली देखो, ये जो चैप्टर है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें जेडब्ल्यू का 5 क्वेश्चन आता है। जेडब्ल्यू से 5 क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब देखा जाए 20% एक अकेला चैप्टर फॉलो करता है। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आता है सब बताता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली स्टार्ट होता है पहले लोकस से। लोकस लोकस के बाद इसमें आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फिर सर्कल, फिर कोनिक्स, ठीक है। ये पांचों चैप्टर्स जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, ठीक है। लोकस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स, 5 क्वेश्चन आता है इसमें, इसलिए जेडब्ल्यू में। अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टॉपिक है ना, ये सिर्फ सीईटी बेस्ड टॉपिक है या एडवांस बेस्ड है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपका जेडब्ल्यू में नहीं है, याद रखना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टॉपिक जेडब्ल्यू में नहीं है। तो आपको जो एक्चुअल में संडे को टेस्ट रहेगा वो आपका जेडब्ल्यू बेस्ड रहेगा, जिसमें लोकल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक्स रहेगा। और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन भी आता है तो वो सीईटी बेस्ड रहेगा। क्या रहेगा वो? सीईटी बेस्ड। अब सीईटी बेस्ड में हमको पता है कि हमारा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसमें जो थर्ड एक्सरसाइज है वो डिलीट किया है, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई वाला, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो उसके क्वेश्चन सीईटी में आएंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में जो डिलीटेड है वो सीईटी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम लोग पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, सम ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, ठीक है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, ये सिर्फ सीईटी बेसिस में आते हैं। परपेंडिकुलर के इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को जो चैप्टर करना है वो करना है लोकस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक्स। अब सर्कल एंड कोनिक्स जो है वो अलग डिपार्टमेंट में जाता है। हम लोग जब आज के लेक्चर का बात करेंगे तो बेसिकली बात करेंगे लोकस और स्ट्रेट लाइन का। और जब मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कराऊंगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मैं सीटी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो सीटी बेसिस में आते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग एंगल फाइंड करते हैं, कैसे एंगल ऑफ द बाइसेक्टर्स फाइंड करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सीटी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का जो मेन गोल है जेडब्ल्यू पर्सपेक्टिव, जेडब्ल्यू पर्सपेक्टिव से हम लोग सिर्फ ये दो चैप्टर्स करने वाले हैं, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर हमारा जो रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो सिर्फ सीटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। इतना याद रखना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो सबसे पहले बात करूंगा मैं लोकस का। तो कहीं ना कहीं आपने लोकस के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ा ही रहेगा कि लोकस में एब्सिसा को हम लोग एक्स बोलते हैं, ऑर्डिनेट को हम लोग वाई बोलते हैं। लोकस हमेशा हम लोग एच कॉमा के लेते हैं, लेट एच कॉमा के बी द पॉइंट ऑन द लोकस। तो आज के लेक्चर में हम लोग जनरली डिस्कस करने वाले जो भी क्वेश्चन रहेगा सब लोकस के ऊपर। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस सिखा देता हूँ आप लोग को, और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है लोकस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो आपको लिखा के देता हूँ, ठीक है। विल स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझना है कि हम लोग ये 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, लोकस, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग का जो 2 टॉपिक है लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, दैट इज टोटली जेडब्ल्यू पर्सपेक्टिव करेंगे हम लोग। कैसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करते हैं, कैसे वो पता चलता है कि वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर है, कैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालते हैं, कैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे इमेज फाइंड करेंगे, कैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। ये सब चीज हम लोग लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। तो आप लोगों को इतना रखना है कि लोकस, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 3 चैप्टर करने वाले हम लोग कलेक्टिवली। स्टार्टिंग का 2 चैप्टर जेडब्ल्यू पर्सपेक्टिव और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रहेगा आपका वो सीईटी पर्सपेक्टिव। सर्कल एंड कोनिक्स विल बी डिफरेंट पार्ट, ठीक है ना। तो बात करूंगा आज के लेक्चर में लोकस का। लोकस स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं लोकस का पहले आपको कॉन्सेप्ट लिखा के देता हूँ पूरा, एंड देन मैं बोर्ड पे 1-2 क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको ट्राई करके मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक। चलो टॉपिक का नाम लिख लो लोकस। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस डिपार्टमेंट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसका ये डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है उसका 5 क्वेश्चन जेडब्ल्यू का कहीं ना कहीं हो ही जाता है, ठीक है। तो गाइस लोकस पढ़ने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता ही है, आपको स्लोप निकालना आता ही है, आपको सेक्शन फॉर्मूला आता ही है। तो जो जो चीज आप मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आता ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन पता है आपको और एक्सटर्नल डिवीजन भी पता है। मैं बात करूंगा यहाँ से सीधा सीधा सेंट्रोइड फॉर्मूला से। बात करेंगे हम लोग टॉपिक लोकस, ठीक है। एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x होता है, एब्सिसा को हम लोग x बोलते हैं, और ऑर्डिनेट को हम लोग y बोलते हैं।
ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, y। एब्सिसा को x बोलते हैं और ऑर्डिनेट को हम लोग y बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक फॉर्मूला, आपको आता है, जो नहीं आता है मैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो नया चीज है सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला भी लोगों को आता रहेगा, सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है। नाउ सेंट्रोइड होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। तो पहले सबसे पहले ये बताना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, ये होता है हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, ठीक है। तो अभी सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड फॉर्मूला बेसिकली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी। इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसको ले लेंगे हम लोग h कॉमा के। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और यहाँ रहेगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होगा आपका सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है। सेंट्रोइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड मतलब पता होना चाहिए, सेंट्रोइड को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। अब आता आता आगे आएंगे हम लोग, सेंट्रोइड फॉर्मूला के बाद आगे आएंगे इन सेंटर फॉर्मूला पे। तो इन सेंटर फॉर्मूला क्या है, तो अगला पढ़ेंगे हम लोग इन सेंटर फॉर्मूला। इन सेंटर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन सेंटर होता क्या है। तो इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो इन सेंटर का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो, इन सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जितने भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। इन सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल आई से, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है और ये ट्रायंगल सी है। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो आपको पता है ए के सामने जो साइड है वो क्या रहेगा, साइड ए। बी के सामने जो साइड है वो क्या रहेगा, साइड बी। और सी के सामने जो साइड है वो क्या रहेगा, साइड सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ए जो है, ए क्या रहेगा मेरा, मॉड ऑफ बीसी, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी, ए। ये हम लोग ने वेक्टर चैप्टर में भी किया था। वेक्टर चैप्टर में कोई एक्सरसाइज में है, ये फोर्थ एक्सरसाइज में शायद। तो ए इज इक्वल टू बीसी का लेंथ, बी क्या रहेगा, बी रहेगा आपका एसी का लेंथ, सी क्या रहेगा आपका, सी रहेगा आपका ए बी का लेंथ, ठीक है। इतना समझ में आएगा सबको अच्छे से। ए बी सी, बी ए सी ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी एंड सी डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी और सी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये जो ए है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 y1। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 y2। और सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x3 y3। अब मुझे यहाँ से इन सेंटर फाइंड करना है। तो इन सेंटर का फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया कि इन सेंटर को हम लोग आई बोलते हैं, आई फॉर इन सेंटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, इसका फॉर्मूला रहेगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। हो गया x कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यहाँ पे आएगा दूसरा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये हो गया आपका इन सेंटर फॉर्मूला। बेसिकली ये दो फॉर्मुलास बहुत ज्यादा काम में आते हैं, तो अच्छे से देखना। सेंट्रोइड फॉर्मूला है, इन सेंटर फॉर्मूला। जेडब्ल्यू में मैंने देखा है जहां तक कि सेंट्रोइड फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हुआ है, सेंट्रोइड फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेंट्रोइड फॉर्मूला के ऊपर जो सम्स रहेगा जेडब्ल्यू का वो भी कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया सबको। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ तक क्लियर होगा सबको। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो ऊपर का जो टॉपिक था डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब आपको आता था, ठीक है। जो नया चीज है वो मैंने पढ़ा है, सेंट्रोइड फॉर्मूला एंड इन सेंटर फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, सेंट्रोइड का होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। तो मीडियंस मिल जाएगा। इन सेंटर फॉर्मूला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। क्लियर है इतना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो भी चीज नहीं समझ में आएगा टॉपिक होने के बाद प्लीज पूछना, ठीक है।
आई विल मूव टू द न्यू टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो हम लोग को याद करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ये सब एक ही होता है। तो मान लो कि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर निकालने बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर फाइंड करो और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो आप क्या करोगे, आप वहां से सेंट्रॉइड निकालोगे और बोलोगे अरे ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें तो सब सेम होता है। तो सेंट्रॉइड जो रहेगा वही आपका ऑर्थो सेंटर भी रहेगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। ठीक है, क्योंकि इन सेंटर भी निकाल सकते हो बट इन सेंटर थोड़ा टाइम लगता है, उसमें एबीसी भी फाइंड करना होता है। तो बेटर क्या रहेगा, आपका सेंट्रॉइड निकालना इजी रहेगा इफ यू नो ऑल द थ्री वर्टाइसेस। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सब सेम होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वो सब पॉइंट्स मैं आपको लिखा के देता हूँ। आगे हटा रहा हूँ इसको, सब पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग लोकस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन सब कवर कर लेंगे अच्छे से। पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या पढ़ने वाले लोग ध्यान देना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हम लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम in a parallelogram diagonals bisect each other। याद रखना चाहिए। So in a parallelogram diagonals always bisect each other। पहला चीज ये रहेगा। ठीक है, दूसरा सेंट्रॉइड जो है वो किसी भी मीडियन को हमेशा डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड पॉइंट कि इन अ सेंट्रॉइड या क्लियरली बोल सकते हैं सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड divides any median, centroid divides any median in the ratio 2:1। ठीक है, सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। समझा? मान लो कि अगर मेरा ए जी रेशियो जी डी मिड पॉइंट है, अगर मीडियन है तो मिड पॉइंट पे कट करेगा ना। ठीक है, मीडियन क्या है, मीडियन है तो मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो ए जी इज अ सेंट्रॉइड, वर्टेक्स क्या है ए और मिड पॉइंट क्या है डी। तो ए जी रेशियो जी डी कितना आएगा आपका 2:1। 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ से रहेगा ये रेशियो, फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। ठीक है, सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन इन द रेशियो 2:1। प्लीज रिमेंबर जितने भी पॉइंटर्स दिखा रहा हूं ना मैं इन सबको बस सम्स देने वाला हूं आपको, तो बी रेडी विद द सम्स। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। आ जाते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, या जिसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर, ये आपने 10th में पढ़ा था एंगुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है समझने की कोशिश करना। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हमारा जो चैप्टर था पाइथागोरस जिसमें हमने प्रूव किया था इसको। ठीक है, ध्यान देंगे अच्छे से 10th में। तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मान लो कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये ट्रायंगल का नाम ले लिया मैंने ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने। और मान लो कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, जिसको डी पे कट कर रहा है, इसको ये ई पे कट कर रहा है और इसको ये एफ पे कट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल रहेगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल रहेगा और ये दोनों पार्ट्स इक्वल रहेगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो क्या मिलेगा, हम सबने पढ़ा है कि ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी। सबने पढ़ा हुआ है ये, क्या पढ़ा हमने सबने कि ए बी अपॉन ए सी द रेशियो ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द सेगमेंटेड पार्ट्स, रेशियो ऑफ द सेगमेंटेड पार्ट्स। सेगमेंटेड पार्ट कौन सा है, बी डी अपॉन डी सी। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। सेम जो आप ऐसा लेते हैं, ए बी से ले लिया, बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये आप इधर से लेते हैं तो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, आपको अच्छे से याद होगा ये। बोलो ये तीनों पॉइंटर्स क्लियर है एवरीवन, आया ना? यस सर। ये सब चीज पढ़ा हुआ है, देखो मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को ये सब सम्स में कवर करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना। सेंट्रॉइड हमेशा आपके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम
ए बी अपॉन, इसको उन्होंने बीपीडी से भी प्रूव किया था, आपको याद होगा बीपीडी आपने किया था इसमें, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे हटा रहा मैं इसको, तो अभी मूव टू द न्यू टॉपिक। ये 3 पॉइंट बस आपको अच्छे से याद रखना है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट होता है, सेंट्रोइड आपके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे मूव करेंगे हम लोग को और कुछ चीज पढ़ना है, जैसे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। हम लोग ने पढ़ लिया कि सरकम सेंटर और सेंट्रोइड पढ़ लिया हमने, सेंट्रोइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ऑर्थो सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। कैपिटल एच मतलब ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना चाहिए, सर्कम सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर किससे बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक ही फर्क है कि ऑल्टीट्यूड का एक ही काम है, वो सामने वाले को सिर्फ परपेंडिकुलर रहता है, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो काम करता है, वो सामने वाले को परपेंडिकुलर के साथ साथ उसको बाइसेक्ट भी करता है, मतलब वो मिड पॉइंट भी बन जाता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज होता है, परपेंडिकुलर के साथ साथ मिड पॉइंट भी बनेगा सामने वाले साइड का, और ये सिर्फ परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। और यहाँ पे मैंने इसके नोटेशन दिया है कि ऑर्थो सेंटर मतलब एच, सर्कम सेंटर मतलब ओ। ठीक है, अब इसके हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर में और ऑर्थो सेंटर में क्या रिलेशन है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया मेरा, कि किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड है वो हमेशा सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। तो इन एनी ट्राइंगल centroid divides, in any triangle centroid divides किसको, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, centroid divides ortho center and circum center in the ratio 2:1, in the ratio 2:1 in any triangle centroid divides ortho center and circum center in the ratio 2:1। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, कैसे देखें आप ध्यान दो। ठीक है, मान लो कि ये सेगमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रोइड है, ये हमारा सेंट्रोइड है। ठीक है, और ये ओ फॉर सर्कम सेंटर, एच फॉर ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ठीक है, अब बेसिकली इतना सब कुछ पढ़ना है तो ये तो याद रहता नहीं है, तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बनाया मैंने, आप लोग अगर ध्यान दोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा ये सर सेक्शन। फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करो ना फिर से। वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है 2:1 में। ठीक है, एक रिलेशन है तीनों के बीच में, किसमें, सेंट्रोइड में, ऑर्थो सेंटर में और सर्कम सेंटर में। सेंट्रोइड हमेशा एक लाइन जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर से बना हुआ है। देखो ये सबसे पहले ये तीनों कोलिनियर होते हैं, याद रखना, ये तीनों के तीनों कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को, सॉरी सुनो अच्छे से, किसी भी ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को डिवाइड करते हैं इन द रेशियो 2:1। अभी इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो जी जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको, इस सेगमेंट को, एच को इन द रेशियो 2:1। तो कैसा आता है ये, mx2 + nx1, कैसा आएगा ना ये, 2 टाइम्स ऑफ o + 1 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 + 1। समझा, ये आया ना सेक्शन फॉर्मूला भाई।
mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बोलो समझ में आए? अब इसको अच्छे से किया, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, इसको लिख दिया मैंने 3g इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने h प्लस 2o। इसको शॉर्टकट में पढ़ने के लिए हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, दैट इज h प्लस 2o को मैं पढ़ रहा हूँ वाटर, so water is equal to 3g, this is the way to remember this in a very way short way। तो water equal to 3g, remember this, ऐसा याद रहेगा आपको, ये water is equal to 3g। बट अच्छे से नोटेशन पता होना चाहिए कि h का मतलब ऑर्थो सेंटर और o का मतलब सर्कम सेंटर, h का मतलब ऑर्थो सेंटर और o का मतलब सर्कम सेंटर। अच्छा मैंने सर्कम सेंटर को o क्यों लिया, c क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर्कम सेंटर बड़ा सर्कल रहता है, तो वो o के हिसाब से रहता है, इसलिए इसको याद करने में भी इजी रहेगा, o फॉर सर्कम सेंटर। क्लियर है ये? तो व्हाट इज द रिलेशन, वाटर इक्वल टू 3g। बोलो समझा? सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो दिस व्हाट इज द रिलेशन वी आर गोइंग टू रिमेंबर, वाटर इक्वल टू 3g। व्हाट इज वाटर इक्वल टू 3g? h प्लस 2o इज इक्वल टू 3g, h प्लस 2o इज इक्वल टू 3g। और ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं, हमेशा याद रखना, ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं? कोलिनियर। तीनों के तीनों क्या रहते हैं? हमेशा कोलिनियर। अगर 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोलिनियर रहेगा। अभी ऐसा क्वेश्चन में जेडब्ल्यू में आया था कि तीन आपको वर्टिसेस दिए थे, पूछा था बताओ ऑर्थो सेंटर कौन से लाइन पे लाई करेगा। सुनो मेरी बात अच्छे से, अभी ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, x1 tan a प्लस x2 tan b, बहुत लंबा फॉर्मूला है, वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सुनो क्वेश्चन देखो, लोग ने कैसा पूछा था कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, बताओ कि जो ऑर्थो सेंटर है वो कौन से लाइन पे लाई करेगा। तो लॉजिकली सोचो, जिस लाइन पे ऑर्थो सेंटर लाई करेगा उस लाइन पे सेंट्रोइड भी तो लाई करेगा। जिस सेंट्रोइड सेटिस्फाई कर रहा है उसको ऑर्थो सेंटर भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों के तीनों वर्टिसेस से सेंट्रोइड फाइंड करेंगे और चेक करेंगे सेंट्रोइड कौन सा लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। जिसको सेंट्रोइड सेटिस्फाई करेगा उसको आपका ऑर्थो सेंटर भी सेटिस्फाई करेगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आ रहा है कुछ समझ में, मैं क्या बात कर रहा हूँ? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर भले आपको निकालने नहीं आ रहा है, बट आपको अगर ऐसा पूछ रहा है बताओ कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, तो जिस लाइन को सेंट्रोइड सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all the four concepts, all the four what we say quantities are same। कौन कौन सा? सर्कम सेंटर, सॉरी ये क्या हो गया सेंट्रॉइड, ये क्या हो गया इन सेंटर, ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, ये हो गया आपका सर्कम सेंटर, आर वन एंड द सेम, आर वन एंड द सेम। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सबका सब क्या होता है, सेम होता है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल GIHO आर वन एंड द सेम, आर वन एंड द सेम। बोलो क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आया सबको जो भी मैंने पढ़ा है? ठीक है, अच्छे से रिलेशन समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सर? ठीक है, तो अभी इसके ऊपर ना मैं 2 सम्स या 3 सम्स दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 या 3 सम्स दूंगा और आपको स्टार्ट करना, सॉल्व करना। चलो आ जाओ। सेंटर भी बताओ ना, इसका एक्स सेंटर, इन सेंटर के बाद एक्स सेंटर भी आता है। एक्स सेंटर के एक्चुअली में 3 फॉर्मूलाज हैं, तो एक्स सेंटर पेपर में पूछा नहीं जाता है क्योंकि एक्स सेंटर 3 फॉर्मूला बनाता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यस इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने? यस सर। एक्स सेंटर पेपर में इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि एक्स सेंटर 3 तरीके का होता है, E1 E2 E3। क्यों होता है 3 तरीका? सुनो ये देखो, ये आपका ट्रायंगल है, ये हो गया इन सेंटर, इन सर्कल। अब इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे जो बनता है वो एक्स सेंटर बनता है। तो एक्स सेंटर में साइन -ax1 + bx2 ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्स सेंटर पेपर में पूछे नहीं जाते क्योंकि 3 होता है ना, तो कौन सा निकालोगे, ठीक है। पेपर में एक्स सेंटर आता नहीं, इसलिए दिखाया नहीं मैंने। क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस सर, यस क्लियर है। पेपर में एक्स सेंटर नहीं पूछे जाते, बट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता सकता हूँ, बट आज तक कभी नहीं आया एक्स सेंटर के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट मी गिव टू ऑफ द क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मेरे को सॉल्व करके आंसर दे उसका, और मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ आपका एप्टीट्यूड चेक करने के कितना आपको आता है, ध्यान देंगे अच्छे से क्वेश्चंस में, ठीक है। सबसे पहला, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट लिया, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी,
A, B and C are given. A, B and C are given as A, B and C are given as क्या दिया A का वैल्यू दिया 1,2, फिर B का वैल्यू दिया है 3,4, फिर C का वैल्यू दिया है -1,6, बोला गया फाइंड डी फाइंड करना आपको। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से कि इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी में आपको ए दिया है 0,3, ए आपको दिया है 0,3, फिर आपको बी दिया है 4,0, बी दिया है 4,0 एंड सी दिया है 0,0, सी दिया है 0,0। एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी meets AB at D, meets AB at D. Angle bisector of C meets AB at D. Find AD ratio DB. Find AD ratio DB. क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड AB ratio DD. थर्ड हमको फाइंड करना है फाइंड इन सेंटर। ये सेम ट्रायंगल ले लो, ये सेम ट्रायंगल ले लो, इसका इन सेंटर फाइंड कर लो। तो फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ये सेम रहेगा। कौन सा ट्रायंगल रहेगा? एबीसी। ऊपर वाला ट्रायंगल रहेगा, उसका इन सेंटर फाइंड करना है आपको। फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया है ax1 + bx2, ठीक है, अच्छे से कर लेना वो। आगे मूव कर रहा हूं मैं सम नंबर 4 पे, ध्यान देना अच्छे से। इन ट्रायंगल एबीसी सर्कमसेंटर दिया आपको, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड आर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड आर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड दिया है। सर्कमसेंटर दिया आपको, सर्कमसेंटर को हम लोग ओ बोलते हैं, तो सर्कमसेंटर कितना दिया मेरे को 1,2, और सेंट्रोइड कितना दिया मेरे को जी कितना दिया मेरे को 2,1। क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड ऑर्थो सेंटर, मतलब एच फाइंड करना है मेरे को। तो आपको मैंने रिलेशन बताया था वाटर इक्वल टू 3g वाला, वो यूज करना है आपको। चलो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दो मेरे को, 5 मिनट देता हूं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के। अच्छे सॉल्व करो 4 क्वेश्चन, 5 मिनट आपके पास। फर्स्ट वाले में पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सेकंड वाले में आपका एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, थर्ड में इन सेंटर फार्मूला, और फोर्थ में वाटर इक्वल टू 3g। स्टार्ट करो अच्छे से इसको सॉल्व करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये सब हम लोग को अच्छे से आते ही है। पांच मिनट आपके पास किलो सम के लिए, 5 मिनट में होना चाहिए। जो भी नहीं आएगा उसको मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा, मैं आपको आंसर लिख के देता हूँ इसका एंड में। फर्स्ट वाला क्या था आपका? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। सेकंड वाले में आपको पता है कि एडी रेशियो डीबी इज सेम एज एबी रेशियो एसी, तो वो वाला से फाइंड करो इन सेंटर फॉर्मूला, एंड देन लास्ट में आएगा वाटर इक्वल टू 3g। पांच मिनट में होना चाहिए आराम से सॉल्व, अच्छे से निकालो। इसके बाद हम लोग लोकस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स करते हैं। टेक योर टाइम।
हो गया ये? आ गया चारों? हाँ, कितने सम्स हुए? आंसर चेक करो। फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट का आंसर मिलेगा आपको -3,4 पॉइंट डी -3,4। सेकंड का आंसर मिलेगा AD रेशियो DB इज इक्वल टू 3:4। ये हो गया सेकंड का आंसर। यस सर। यस सर। थर्ड का आंसर आएगा इन सेंटर 1,1। यस सर 1,1। और फोर्थ का आंसर आएगा आपका H मिलेगा आपको 4,-1। कौन सा नहीं आया मैं सिखाऊं? सर 3G प्लस इज इक्वल टू H प्लस 2, उसमें O क्या डालना है वो नहीं समझा सर। OH मैं कराता हूँ फोर्थ वाला, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। यस सर यस इधर आया। सबको आया ये? किसी को पूछना है इसमें कोई सम? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन बताता हूँ, सेकंड और थर्ड आया अच्छे से? यस सर। सर यस यस। फर्स्ट वाला बताता हूँ और फोर्थ वाला बताता हूँ। पहले मैं फोर्थ वाला करा रहा हूँ क्योंकि इसके साथ कट कर दूंगा इसको। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या देखो, H कितना है मेरा? H मुझे ढूंढना है, ठीक है? H मुझे ढूंढना है। वो कितना दिया है 1,2 और G कितना दिया है 2,1। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला है H प्लस 2O इज इक्वल टू 3G। ये फॉर्मूला था मेरा। अब मुझे यहाँ पे H फाइंड करना है, तो H के टर्म्स में क्या बनेगा? ये H इज इक्वल टू 3G माइनस 2O बस। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बाद में y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो H इज इक्वल टू, पहले x कोऑर्डिनेट निकालो। तो x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? G और O का x कोऑर्डिनेट लोगे आप, तो 3 टाइम्स ऑफ G। G का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ O। O का x कोऑर्डिनेट कितना है 1। ठीक है, अभी y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसमें y कोऑर्डिनेट पुट करोगे, तो 3 टाइम्स ऑफ G। G का y कोऑर्डिनेट कितना है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ O का y कोऑर्डिनेट कितना है 2। बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका h कितना मिलेगा? देखो h इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 4 -1। तो 4 का -1 इज द आंसर। समझा कि नहीं समझा? आया ना? यस सर। क्लियर है फोर्थ सम एवरीवन? यस तो ये लिखा के दिया था मैंने, तो मैं हटा रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हटा रहा हूँ। आई होप कि आपको तीनों का आंसर आया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे हमारा फर्स्ट सम में क्या था? हमने पढ़ा था कि फर्स्ट सम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पैरेललोग्राम ले लेते हैं यहाँ पे। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम। ए कितना है मेरा 1,2, बी कितना है मेरा 3,4, सी कितना है मेरा -1,6। मुझे डी फाइंड करना है। तो AC और BD का जो मिड पॉइंट होगा वही सेम मिड पॉइंट BD का भी होगा। मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। तो मान लो कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है E पे, इसको बाइसेक्ट कर रहा है E पे, तो विद द हेल्प ऑफ AC मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। AC की मदद से मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। सो -1 + 1/2 0 हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद 2 + 6/2 8/2 दैट इज 4। तो 0,4 आ जाएगा मेरा E। E अगर मेरा 0,4 आ गया तो विद द हेल्प ऑफ E एंड B वी कैन फाइंड D। अब मान लीजिए कि D को मैंने x, y ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट यही होगा ना सेम। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ x1 + x2, तो x + 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया? और दूसरा y1 + y2, तो y + 4/2 इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे? आपका आएगा x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 4।
तो पॉइंट डी कितना हो गया, पॉइंट डी हो गया आपका -3,4। समझा कि नहीं समझा, कंफर्म करो। Yes, sir. क्लियर है अच्छे से, सबको समझ में आया अच्छे से? Yes, हाँ, sir. मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो डी का आंसर कितना आएगा, -3,4। टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हटा रहा हूं इसको मैं। चलो फिर आगे आते हैं हम लोग लोकस के सम पे। सबका ध्यान होना चाहिए भैया, लोकस के सम से, ठीक है। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे, इजी सी क्वेश्चन है और ट्राई कर लेना। 5th क्वेश्चन हमारा, ठीक है। क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, फटाफट पेन उठा के बुक उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, क्योंकि ये सब हम लोग ने बोर्ड्स में किया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स का नाम है x, 2 and 3, 4, x, 2 and 3, 4 is 2. If the distance between point x, 2 and 3, 4 is 2, then the value of x is, then x is, बताओ कितना रहेगा x का वैल्यू, फटाफट, 1 मिनट आपके पास। If the distance between point x, 2 and 3, 4 is 2, then what is the value of x? डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, जल्दी करो। जल्दी करो इसको। Sir, 3 आया आंसर x का। चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे आंसर इसका। चलो ये वाला क्वेश्चन लिख लो। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point, the ratio in which the line segment joining the points, points क्या मेरा 3, -4 and -5, 6 is divided by the x axis. कौन से रेशियो में डिवाइड किया x axis को, is divided by x axis. The ratio in which the line segment joining the points 3, -4 and -5, 6 is divided by the x axis. x axis ने इसको कौन से रेशियो में डिवाइड किया? पहला रेशियो दिया यहाँ पे 2:3, दूसरा रेशियो दिया यहाँ पे 3:2, तीसरा रेशियो दिया यहाँ पे 6:4 और फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। चलो चेक करो इसका आंसर क्या रहेगा। x एक्सिस ने इस सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड किया? x एक्सिस ने इस सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड किया? हाँ, तो मजेदार क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वाले का आंसर क्या बोला हमने? फर्स्ट वाले का आंसर हमने बोला कितना 3 बोला ना। चेक करके इसका आंसर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे हम लोग। तो x2 - x1 the whole square, that is x - 3 the whole square, plus y2 - y1 the whole square, that is 2 square, that is 4 हो जाएगा ये, which is equal to 2. Squaring on both the side, ये हो जाएगा आपका x square minus 6x plus 9 plus 4 is equal to 4. ठीक है, तो आंसर आएगा x is equal to 3. 4 4 गेट कैंसिल, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर का, तो x का वैल्यू 3 आएगा। सिंपल समझा वो, बट ये 6 वाला मजेदार सम है। क्वेश्चन नंबर 6 मजेदार है, अच्छे से करो, मजा आएगा समझ करने में। तो अलग टाइप का समझ के लिए x एक्सिस ने इस सेगमेंट को, देखो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 4th क्वाड्रेंट में है और ये 2nd क्वाड्रेंट में। तो लाइन आपका ऐसा जा रहा है, तो इसको आपके इस लाइन को x एक्सिस ने कौन से रेशियो में डिवाइड किया? सोचो अच्छे से, सॉल्व करो। सीईटी क्वेश्चन है ये, 6th वाला सीईटी क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर?
सर 3:2 है क्या? मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैं भी चेक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, चेक करते हैं हम लोग आंसर इसका। देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा मान लो -5,6 और यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट मान लो 3,-4, ठीक है। और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, ये लाइन है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट पहला और ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस में कौन से रेशो में डिवाइड किया है? मान लेते हैं हम लोग इसको m/n में डिवाइड किया है, m/n में। तो m/n में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट रहेगा इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा ना, क्योंकि ये y एक्सिस पे, x एक्सिस पे सॉरी। तो अगर ये x एक्सिस पे जो इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो विद द हेल्प ऑफ y कोऑर्डिनेट आप इसको फाइंड कर सकते हो। नाउ सेक्शन फार्मूला में y कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या था? my2 + ny1 / m + n। सबने पढ़ा अच्छे से, ठीक है। यहीं से हमारा आंसर आएगा। और वी आर फाइनली लुकिंग फॉर m/n, m/n ढूंढ रहे हैं ना, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। कौन से रेशियो में डिवाइड किया? m/n में, ठीक है। इस पॉइंट को कौन से रेशियो में डिवाइड किया? m/n में। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यूज द फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? my2 + ny1 / m + n इज एक्चुअली 0। इसका इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो इसकी मदद से मिल जाएगा हम लोग को। तो m रहने देते हैं ऐसे, y2 कितना है मेरा -4, n रहने देते हैं ऐसे, y1 कितना है मेरा 6, ठीक है। m + n 0 के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका आंसर? -4m + 6n। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4m = 6n। क्लियर कर सकते हैं इसको मैं, ठीक है। तो आंसर आएगा 3:2। सो m/n = 3/2। तो इसका आंसर आएगा 3:2। कितने को नहीं समझ में आया और समझा तो प्लीज कंफर्म करो। समझा सबको ये पक्का? तो ये जो x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट की मदद से आंसर मिलेगा आपको। तो y कोऑर्डिनेट मैंने 0 ले लिया, my2 + ny1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, तो वो 0 आ गया। पुट करके m/n कितना आ गया? m/n आ गया 3/2। क्लियर है? समझा सबको अच्छे से? आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ऐसा ही सेम सम जो लोकस का है, सेम सम जो लोकस का है, देखते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। आप लोग कंफ्यूज हो गए उस क्वेश्चन में शायद, ठीक है। देखते हैं हम लोग सम नंबर 7। सेम सम जो लोकस का है, ध्यान देना। द रेशियो इन विच द लाइन, the ratio in which the line x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4 divides the line joining the points -1, joining the points, क्या पॉइंट्स का नाम क्या है? joining the points -1, and 5,7 is and 5,7 is। इस लाइन को इन दोनों पॉइंट्स ने कौन से रेशियो में डिवाइड किया है? So again the option is 1:2, the second option is 2:1, third option is 3:2, and fourth option is 3:1। हमको ये बताना है कि इसको इसने कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। The line in which the ratio in which the line x plus y is equal to 4 divides the line joining the points -1, and 5,7 is। तो ये हमारा लाइन है, कौन सा लाइन है ये? x plus y is equal to 4। इस लाइन ने इन दोनों को, किसको? -1, कहाँ पे आएगा ये? -1, -1 को और 5,7 को कौन से रेशियो में डिवाइड किया, ये पूछा है। ये निकालना है आपको। अगेन वी नीड टू फाइंड m/n, ठीक है। बताओ, अगेन वी हैव टू फाइंड m/n। तो क्या करेंगे हम लोग? सुनो यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, रेशियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। यू ऑल द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन
mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. So with the help of section formula, you can easily get this point. ये point आपको आराम से मिल जाएगा. Once you get this point, आपको पता है कि ये point इस लाइन पे लाई करता है, तो इसको satisfy करेगा वो. चलो solve करके बताओ क्या आ रहा है आंसर. 1:2 या 2:1 या 3:2 या 3:1. जल्दी बताओ. सेक्शन फॉर्मूला से वो पॉइंट निकालो लाइन पे जो लाई कर रहा है, और वो पॉइंट अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो x plus y is equal to 4 को सेटिस्फाई करेगा वो. x plus y is equal to 4 को सेटिस्फाई करेगा. सर 2:1 आया. चेक करिए हम लोग आंसर 2:1 आ रहा है. फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा? mx2 कितना होगा? 5m. mx2 plus nx1 minus n upon m plus n. दूसरा my2 it is 7m plus n upon m plus n. ये पॉइंट मिल गया. अभी ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है. कौन सा लाइन पे? x plus y is equal to 4 पे लाई करता है. सेटिस्फाई कराते हैं इसको. तो x कितना हो जाएगा मेरा? 5m minus n upon n plus n. y कितना हो जाएगा मेरा? 7m plus n upon m plus n. और ये कितना हो जाएगा? 4 times of m plus n. समझा? इसको सॉल्व कर लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को. 5m plus 7m कितना हो गया? 12m minus m गया. ये कितना हो जाएगा? 4m plus 4n. So basically कितना आ गया? ये 8n is equal to 4n. So therefore m by n कितना आया? 4:8. तो 1:2 आ रहा है मेरे को. तो m रेशियो n कितना आएगा? 1:2. कुछ रॉन्ग किया तो बताओ मेरे को. समझा? मैंने राइट किया कि रॉन्ग किया मुझे बताओ. यस सर 1:2 आया. 1:2 आया. परफेक्ट. समझ में आया क्या करना है इसमें ऐसे सम्स में? ठीक है, अच्छे से क्लियर है. देख लो फटाफट. ठीक है, हटा दो ये सम. क्लियर सबको अच्छे से इतना हाथ तक? रेशियो वाले सब सम्स हो गए हमारे. आई होप कि इतना क्लियर है सबको. आगे मूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको मैं. ठीक है, यस सर 1:2 आया, उल्टा लिखा था. 1:2 है. Now we'll move to the next sum. अगले सम पे आते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा आपने. और नेक्स्ट सम पे जब चलेंगे हम लोग तो बात करेंगे हम लोग सम नंबर 11th का. और उससे पहले हम लोग को दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices A, B, C. So area of triangle फॉर्मूला क्या होता है? Area is equal to half of determinant of x1 y1 1 then x2 y2 1 and then x3 y3 1. ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. ठीक है, एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है तो ये वैल्यू हमेशा मॉड में आता है. रिमेंबर दिस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसका आंसर हमेशा मॉड में आना चाहिए. ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि हमेशा क्या रहना चाहिए? इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अगर हमको प्रूफ करना है कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर मेरे को प्रूफ करना है कि मेरे पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा मेरा? 0. इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर so you can say that area of triangle ABC कितना रहेगा? area of triangle ABC is 0. अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? 0. अब अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, अगर मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करूंगा मैं? तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल ये रहेगा हमारा. मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है. A, B, C एंड D ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है. तो इसको ब्रेक करेंगे हम लोग दो ट्रायंगल्स में और दोनों को एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का दो फॉर्मूला बन जाएगा. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? पहला हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3. so x1 y1 1 then x2 y2 1 and then x3 y3 1. ये हो गया पहला फॉर्मूला. प्लस हाफ ऑफ सेकंड
सेकंड ट्रायंगल क्या था, x1 y1 x4 y4 x3 y3, तो इधर आएगा x1 y1 1 x4 y4 1 x3 y3 1, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इसका जो भी वैल्यू आता है ना हमेशा एब्सोल्यूट रहता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मैंने पहले बोला था कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या रहेगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। इन दोनों का आंसर हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। वी हैव टू कंसीडर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बोथ। दोनों का हमेशा हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। बोलो इतना क्लियर है, ये समझ में आया सबको, एवरीवन? हाँ, तो इसके ऊपर हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। आई होप कि आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर लिया तो ट्रायंगल अपने आप कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। बता रहा हूँ मैं इसको, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे, दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नाउ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मेरे को उसका आंसर निकाल के दो। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई होप वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, राइट। सम नंबर 8 क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ quadrilateral with vertices at A, B, C and D. With vertices, area of quadrilateral with vertices at A, B, C and D. तो vertices का दिया यहाँ पे, पहला दिया है 4,3, दूसरा दिया है 2,-1, 2,-1, तीसरा दिया है -1,2 और चौथा दिया गया आपको -3,2। इसका इसका हम लोग क्या चाहिए, इसका हम लोग को एरिया चाहिए। चलो निकालो आंसर फटाफट, 1 मिनट आपके पास। पता ना क्या करना है, ए बी सी डी, ए बी सी और ए डी सी, जल्दी सॉल्व करो। यूज द फॉर्मूला। दोनों के दोनों ट्रायंगल का जो आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट लोगे आप, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लोगे दोनों का। बताओ कितना आएगा इसका आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। जल्दी, 1 मिनट आपके पास, जल्दी करो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस, हाफ ऑफ 431 2 -1 1 -1 2 1, और दूसरा हाफ ऑफ एडीसी 431 -1 2 1 -3 2 1। देखो अच्छे से अपनी सब से कर लो, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ध्यान रखना। ट्रायंगल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जल्दी गाइस, कितना आएगा आंसर?
सर 10 आ रहा है। 10 स्क्वायर यूनिट आया, 10 10 स्क्वायर यूनिट। 10 आएगा आंसर, ठीक है। 10 Yes. स्क्वायर, ये तो सिंपल सा सम था, डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पे। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट सम पे। सबका ध्यान होगा सम नंबर 13, अपना 9 सम। क्वेश्चन पे ध्यान देना अच्छे से। सेंट्रोइड दिया है, थर्ड वर्टेक्स मांगा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल लोगे इसका आंसर। इफ 1,4 इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर 1,4 सेंट्रोइड है, if 1,4 is the centroid and the two vertices are, if 1,4 is the centroid and two vertices are, इसका जो दो vertices है, पहला है 4,-3 और दूसरा है 7,-9,7। तो थर्ड वर्टेक्स कितना रहेगा इसका? थर्ड वर्टेक्स सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करके बताओ, थर्ड वर्टेक्स कितना रहेगा फटाफट। आई होप यू ऑल नो द सेंट्रोइड फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करके आप आराम से इसका थर्ड वर्टेक्स बताओगे। व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर x3, y3 का वैल्यू। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? x3, y3। फटाफट करो, ये इंपॉर्टेंट सम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 तो यस ऑप्शन में सर, तो दिया है 8,8 आ रहा है। यस सर 8,8 आ रहा है। फॉर्मूला यूज करेगा आपने 1 = 4 - 9 + x3/3, 4 = -3 + 7 + y3/3। आया सबको अच्छे से? इसे किया है ना पक्का? यस ठीक है, सर। चलो इजी सम था वो। 10th वाले पे आते हैं। 10th वाला सम रहेगा हमारा, ये भी थोड़ा मजेदार सम है, इसको अच्छे से करेंगे। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 6,0, 0,6 and 6,6। ठीक है, the vertices of a triangle are 6,0, 0,6 and 6,6। the distance between its circumcenter and centroid is, the distance between its circumcenter and the centroid is, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो चलो सेंट्रोइड तो आप निकाल लोगे, बट सर्कमसेंटर आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोगों का ध्यान होना चाहिए, ये आपको नोट करना है, सीईटी पर्सपेक्टिव काम में आएगा। सर्कमसेंटर कैसे फाइंड करते हैं गाइस? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने का शॉर्टकट है। कंडीशन वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा आपको अगर सर्कमसेंटर और ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? जो सर्कमसेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है सर्कमसेंटर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से जाएगा, इसका यहाँ से जाएगा, इसका यहाँ से जाएगा, तो तीनों कहाँ पे मिलेंगे? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पहला पॉइंट नोट करना, सर्कमसेंटर क्या रहता है? सर्कमसेंटर इज midpoint of hypotenuse, circumcenter is midpoint of hypotenuse in right angle triangle। ये बहुत अच्छे से रखना आपको, circumcenter is midpoint of hypotenuse in right angle triangle। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कमसेंटर हमेशा क्या रहेगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। और ऑर्थो सेंटर क्या रहेगा? ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड होता है, तो कहाँ पे फॉर्म होगा इसका ऑल्टीट्यूड? देखो इस लाइन का ऑल्टीट्यूड यहाँ पे आएगा, इस लाइन का ऑल्टीट्यूड देखो अच्छे से समझो, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस होगा, और इस लाइन का ऑल्टीट्यूड इधर बीच से पास होगा। तो मतलब अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे राइट एंगल बना है। मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, ऑर्थो सेंटर is the point where right angle is formed, where right angle is formed, condition in right angle triangle।
ठीक है। तो ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फाउंड, ठीक है। तो अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है तो आप सर्कम सेंटर पे निकाल सकते हो, आप ऑर्थो सेंटर पे निकाल सकते हो। सर्कम सेंटर कैसे मिलेगा आपको? सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। और ऑर्थो सेंटर कैसे मिलेगा आपको? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फाउंड। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फाउंड। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फाउंड। देख लो अच्छे से, समझ में आएगा? क्लियर है क्या इतना? ये क्लियर है सबको? आया ना? पहले इतना क्लियर करो। यस तो सर। अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो आपको सर्कम सेंटर कहां से मिलेगा? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस से। और ऑर्थो सेंटर कहां से मिलेगा? जहां पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला सब मैं कराता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप सर्कम सेंटर भी निकाल सकते हो और ऑर्थो सेंटर भी निकाल सकते हो। बाकी इन सेंटर और सर्कम सेंटर का तो फॉर्मूला आपके पास है ही, ठीक है? सबसे पहले हम लोग सेंट्रोइड फाइंड कर लेते हैं ओरिजिन। सेंट्रोइड कितना मिलेगा? x1 plus x2 plus x3 upon 3, तो 4 आ जाएगा। 12/3 y1 plus y2 plus y3 upon 3, तो सेंट्रोइड 4,4 आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सर्कम सेंटर पे। तो सर्कम सेंटर निकालेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 6,0 यहाँ पे आएगा, मान लो जो कि आपका 6,0 0,6 यहाँ पे आएगा, जो कि आपका 0,6, ठीक है। अब 6,6 इन दोनों का मिलन होगा ना, इसका और इसका, जो कि आपका 6,6, तो ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 3,3। आपका सर्कम सेंटर कितना आ गया? सर्कम सेंटर को हम लोग ओ बोलते थे, तो वो कितना आ गया? 3,3। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 + 1 √2। द आंसर इज √2। बोलो समझा? आया ना? यस सर। यस सर। सम क्लियर है अच्छे से? सबको समझ में आया पक्का? एवरीवन? अभी आगे मूव करते हैं। तो इतना इतना जो टॉपिक था, ये था आपका सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, बेसिक कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम लोग मूव करेंगे, जितने भी टाइम बचा हमारे पास उसमें हम करेंगे लोकस के सम्स। तो आ जाते हैं फटाफट लोकस के सम्स पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा सब कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे हम लोग लोकस का। तो आ जाते हैं लोकस पे, इसको हटा रहा हूँ। तो लोकस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट था शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। आई होप कि सबको अच्छे से याद रहेगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, कि स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल कैपिटल एक्स वाई क्या होता है, एच के क्या होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आया ना? यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिखा रहा हूं मैं, और उसके बाद एक सम दूंगा इसके ऊपर। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन 11th में स्ट्रेट लाइन में किया था, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले स्मॉल एक्स वाई जो होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। वो होता है हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। फिर कैपिटल एक्स वाई कैपिटल वाई जो होता है उसको बोलते हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स। इसको बोलते हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स। और आपका एच जो होता है, एच के इसको बोलते हैं लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। एच क्या बोलते हैं हम लोग? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इतना याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, और दूसरा स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस टी। याद है कि मैं सिखाऊं अच्छे से? बोलो हाँ, है ना? याद है सबको कि सिखाना पड़ेगा? यस सर। अच्छे से याद है ना ये? किसी को चाहिए रिवीजन इसका? प्लीज कंफर्म याद रहेगा अच्छे से? बताना जरूरी है कि समझ जाओगे? सर बताइए। बताओ ना सर। ठीक है, तो एक बार याद दिला दूं मैं, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था हमने। तो देखो अच्छे से समझने की कोशिश करना, तो टाइम लेगा ये। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कैसे मिलता है हम लोग को? तो ओरिजिन यहाँ पे था 0,0, और यहाँ पे एक पॉइंट था, मान लेते हैं ये पॉइंट था हमारा एक्स वाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो डिस्टेंस है कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा y, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा हमारा x। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। अब अगर ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा कहीं पे, जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन को मैंने डॉटेड कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला गया h के। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा k, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा h। समझा? तो अगर ये k होगा तो ये भी k होगा, और ये h होगा तो ये भी h होगा।
पैरेलल डिस्टेंस। तो ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ x है, और ये जो पूरा है ये पूरा कितना है, ये पूरा लेंथ y है। अब जब मैं इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मेजर कर रहा हूँ तो ये x, y कहला रहा है, बट जब इस पॉइंट को मैं यहाँ से मेजर करूंगा नए ओरिजिन से, तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल x, कैपिटल y। अगर आपने आपका ओरिजिन ही रीसेंटर कर दिया तो पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा ना। पहले 0,0 था, तो 0,0 से ये कितना था, x, y था। अब 0,0 से ये नजदीक आ गया, ये h, k पे आ गया, यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हो गया। जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो सब पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। पहले पता चला कि स्टेशन से आपका घर 2 किलोमीटर है, बाद में पता चला कि स्टेशन 1 किलोमीटर नजदीक आ गया है, तो अभी 1 किलोमीटर आपका घर कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया ना। तो जब आपका ओरिजिन ही रीचेंज हो गया, ओरिजिन ही रीसेंटर हो गया, तो आपका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्चुअल ओरिजिन से ये x, y था, न्यू ओरिजिन से ये कैपिटल x, कैपिटल y है। तो अगर कैपिटल x, कैपिटल y है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस आपका y होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आपका, कैपिटल। ठीक है। तो अगर ये कैपिटल x और y और ये भी कैपिटल x, और अगर ये y, तो ये तो पूरा y है, पता है आपको, तो ये पूरा y है। तो अगर ये कैपिटल Y है तो ये भी कैपिटल Y होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो स्मॉल x है वो किससे बना है, आपका स्मॉल x दो चीज से बना है। तो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, कैपिटल x प्लस h, और जो आपका स्मॉल y है वो किससे बना है, कैपिटल Y प्लस k। तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का इक्वेशन, और दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्यों, क्योंकि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू को ओल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, समझा पाया मैं आपको अच्छे से ये एवरीवन? यस सर। यस सर। इसी के ऊपर हम लोग सम्स करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग सम्स करेंगे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो याद रखना कि ओल्ड कोऑर्डिनेट x, y, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल x, कैपिटल y, और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या रहेगा आपका h, k। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या रहेगा आपका h, k। हटा रहा हूं इसको मैं, आगे चलेंगे। तो लोकस के ऊपर सम्स है, लोकस में डिफाइंड होता है ओल्ड को न्यू और न्यू को ओल्ड बनाने में। मूव करेंगे आगे, सम्स पे ध्यान देना। सम नंबर 10 रहेगा शायद हमारा, सबका ध्यान होना चाहिए। इफ द एक्सेस आर ट्रांसफॉर्म, एक्सेस आर ट्रांसफॉर्म मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो गया, ठीक है। इफ द एक्सेस आर ट्रांसफॉर्म, if the axes are transformed from the origin, if the axes are transformed from the origin to the point -2, 1, to the point -2, 1, मतलब क्या हो गया, एक्सिस जो पहले 0,0 पे था अब वो -2, 1 पे आ गया, मतलब आपका ये 0,0 has been shifted to -2, 1, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया, 0,0 shifted to -2, 1। then new coordinates of -4, -5r, इसका नया कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको दिया क्या क्या है, आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिया है, आपको h, k दिया है। तो h, k कितना दिया आपको, h, k दिया आपको -2, 1, ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया। फिर आपको दिया क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मतलब आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है, तो आपको x, y दिया है, तो आपको x, y कितना दिया है, 4, -5। आप ढूंढ क्या रहे हो, न्यू कोऑर्डिनेट्स, मतलब कैपिटल x, कैपिटल y ढूंढ रहे हो। तो कैपिटल x, कैपिटल y निकालो यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। फाइंड दिस, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज करो, कैपिटल x इज इक्वल टू x प्लस h, कैपिटल y इज इक्वल टू y प्लस k। सॉल्व करो इसको अच्छे से, बताओ कितना है आंसर, सिंपल सा सम है। We need to find new coordinates of 4, -5. New coordinates of 4, -5. 6, -6. 6, -6. तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था। We all know the formula. फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस h, स्मॉल x, और कैपिटल स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस k। तो मेरे को यहाँ से कैपिटल X फाइंड करना था, ये हमारा कैपिटल X है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h, और कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k। Therefore कैपिटल X कितना आएगा हमारा, कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h कितना हो जाएगा, 4 -2।
और कैपिटल वाई कितना हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा -5 -1, कितना आएगा आपका, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 6 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू -6। तो न्यू कोऑर्डिनेट कितना आएगा, न्यू कोऑर्डिनेट आएगा 6, -6, 6, -6। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 6, -6। क्लियर, समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. यस सर। तो आगे चलते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। तो ये था हमारा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो हर एक के ऊपर ना मैं एक ही क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सबके ऊपर एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान देना अच्छे से। नाउ विल मूव टू द सम कॉल्ड लोकस। ये हम लोग ने किया हुआ ऐसे सम्स, बट सीटी में पूछे जाते हैं ऐसे सम्स, तो ध्यान देंगे हम लोग। हमारा सम नंबर 11 क्या दिया क्वेश्चन, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, द लोकस represented by the point x comma y, the locus represented by the point क्या हमारा x comma y with coordinate the locus represented by the point x comma y with coordinate क्या दिया है, x is equal to 5 cos theta plus 3 sin theta and y is equal to 5 sin theta minus 3 cos theta। अगर आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में तो आपको अच्छे से याद रहेगा ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस। x minus x1 upon r is equal to cos theta, y minus y1 upon r is equal to sin theta। अगर पढ़ा है तो आपको याद रहना चाहिए। तो x कैसे मिलता है वहाँ पे, x1 plus or minus r cos theta, y1 plus or minus r sin theta, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का कन्वर्जन था वो। नहीं भी पढ़ा है तो मैं सिखाऊंगा। हम लोग क्या चाहिए, हमको लोकस चाहिए। तो लोकस हमको x और y दिया है और हमको इसका क्या चाहिए, लोकस चाहिए किसका, पॉइंट x, y का। तो गाइस याद रखना, अगर cos और sin रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या होता है, लोकस कैसे निकलता है, एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। तो जो पैरामीटर होता है उसको डिलीट करना होता है। यहाँ पे पैरामीटर कौन है, थीटा। तो मेरे को थीटा को हटाना है, थीटा को हटा के मेरा लोकस बन जाएगा अपने आप। तो व्हेनेवर वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू एलिमिनेट द पैरामीटर देयर। व्हाट इज द पैरामीटर गिवन, पैरामीटर इज थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है। अगर टी आता तो टी को एलिमिनेट करते थे। तो आपको याद रखना है कि अगर साइन और कॉस रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, tan और sec रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, cot और cosec रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। समझ में आना चाहिए सबको अच्छे से। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वी ऑल नो दैट 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। so tan और sec में नेगेटिव रिलेशन है, sec square theta minus tan square theta 1, cosec square theta minus cot square theta 1, but sin square theta plus cos square theta 1। तो sin और cos रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, sec tan या cot cosec रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। बोलो क्लियर है अच्छे से, ये याद रहेगा अच्छे से सबको आपका। Yes, sir. तो साइन और cos के लिए क्या करते हैं, और sec tan और cot cosec के लिए क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। चलो इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। पहले स्क्वायर कर लो इसका, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, घाई करेंगे थोड़ा, 25 cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 30 cos sin, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड को स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, इसको भी करें तो कितना आएगा 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 cos sin प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग हो गया, अब एडिंग करना बाकी है। एडिंग में ये कट हो जाएगा, तो ऐड करो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 25 देगा ये, क्योंकि अंदर का जो है वो आइडेंटिटी है, और 9 sin स्क्वायर प्लस cos को कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर कितना आएगा फाइनली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। दिस इज द आंसर। समझा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes, sir. स्क्वायर प्लस सर वाई वो स्क्वायर, लोकस रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट मतलब वो फाइंड क्या करने का रहता है वो बताओ ना एक बार।
द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, तो जो पॉइंट x, y है कौन सा लोकस है, मतलब ये जो पॉइंट x, y है ये कौन से पाथ पे लाई कर रहा है। अब ये कौन सा पाथ है, सर्कल। सर्कल, यस सर, समझा। तो हम लोग जब भी लोकस निकालते हैं हम लोग पाथ निकालते हैं। लोकस मतलब द पाथ ट्रेवल बाय द पॉइंट। तो आपको इक्वेशन के फॉर्म से समझ में आता है कि वो लोकस किसका है, सर्कल का है कि लाइन का है कि पैराबोला का है कि किसका है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का? यस सर। अगर आपको ऐसा आया रहता x + 3y = 4 तो लोकस लाइन पे होता था। अगर आपको ऐसा आया होता कि y² = 4ax तो पैराबोला पे लाई करता। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा? यस सर। हटाओ इसको, नेक्स्ट सम पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। तो आपको मैंने हिंट बता दिया कि सेक साइन कॉस रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सेक टैन या कॉट कोसेक रहेगा तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट सम पे। सम नंबर 12, ध्यान देना अच्छे से, इंपॉर्टेंट सम है ये। If O is the origin, if O is the origin, if O is the origin and Q is a variable point, and Q is a variable point of y² = x, and Q is a variable point of y² = x, find the locus, find the locus of midpoint of OQ। ये सम शायद आपको थोड़ा टाइम लगे समझने को, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। फाइंड द लोकस ऑफ मिडपॉइंट ऑफ OQ। So the options are 2y² = x. The second option is y² = x. The third option is y² = 2x. And the fourth option is none of this. ध्यान देंगे आप अच्छे से। If O is the origin and Q is a variable point on y² = x. देखो y² = x जो है ना, वो कौन सा पैराबोला है आपको पता होना चाहिए, वो राइट हैंडेड पैराबोला है। डायग्राम नहीं आएगा तो आंसर समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो अच्छे से, सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। y² = x जो है हमारा क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो ऑब्वियसली ये होगा मेरा इक्वेशन y² = x। O इज द ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन यहाँ पे, और Q इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन y² = x, मतलब Q कहीं पे भी लाई कर सकता है। वेरिएबल पॉइंट मतलब कहीं पे भी लाई कर सकता है। मान लेते हैं कि Q यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है Q। अभी Q को क्या नाम देंगे हम लोग? Q को नाम देंगे हम लोग ने क्या, x, y, वेरिएबल पॉइंट है ना, तो Q को बोलेंगे x, y। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OQ निकालना है। अभी ये O और ये Q, इसका मिड पॉइंट मान लो कि इसका मिड पॉइंट रहेगा M को हम लोग बोल देते हैं मिड पॉइंट, और उसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, h, k। अब प्लीज सुनना है आप आंसर क्लास, आपको ये समझना है कि क्या समझना है तुम्हें। इसको हम लोग a, b ले लेते हैं तो इजी रहेगा आपके लिए। Q को ले लेते हैं a, b, समझने के लिए देखते हैं कैसे समझेंगे। Q को ले लिया मैंने a, b, वेरिएबल पॉइंट है, और M ले लिया मैंने h, k। M क्या ले लिया मैंने, h, k, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो क्लास हम लोग किसका लोकस निकाल रहे हैं, M का। तो फाइनली जो मेरा आंसर आना चाहिए ना, देखो ना, मिड पॉइंट ऑफ OQ, तो मिड पॉइंट ऑफ OQ क्या होता है, M। मिड पॉइंट ऑफ OQ कौन है यहाँ पे, M। तो मेरा जिस चीज का मैं लोकस निकाल रहा हूँ, मेरा आंसर उसके वेरिएबल के फॉर्म में आना चाहिए। अगर मैं Q का लोकस निकालता तो मेरा फाइनल आंसर A और B में आना चाहिए था। अगर मैं M का लोकस निकाल रहा हूँ तो मेरा आंसर H और K में आना चाहिए। बोलो समझ में आया? जिस चीज का आप लोकस फाइंड कर रहे हो, आपका आंसर उसके वेरिएबल में आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो, प्लीज कंफर्म। समझा ये? यस सर। हम लोग को लोकस मतलब पाथ फाइंड करना है कि उसका पाथ क्या है, कौन से कहाँ पे लाई करता है वो। तो जिस भी चीज का आप पाथ फाइंड करोगे उसका वेरिएबल उसकी कोऑर्डिनेट्स ही होंगे ना। अगर मुझे M का लोकस फाइंड करना है तो H और K पता होना चाहिए, H और K के टर्म्स में इक्वेशन आना चाहिए। अगर मुझे Q का लोकस फाइंड करना है तो A और B के टर्म्स में इक्वेशन आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना कि जिस चीज का हम लोग लोकस निकालेंगे उसके वेरिएबल में आंसर आना चाहिए ना। M क्या है, अभी A, B जो है वो लोकस पे लाई करता है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल,
आपका इक्वेशन अगर ए कॉमा भी आपके लोकस पे लाई करता है तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए। परफेक्ट। तो क्यू हो जाएगा आपका, यू कैन क्लियरली से दैट क्यू लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर q इस पे लाई करता है तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a। समझा? q अगर आपके इस पैराबोला पे लाई करता है तो q इसको सेटिस्फाई करेगा। q सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a। अभी m जो है मिड पॉइंट है तो h कितना मिलेगा मुझे? h मिलेगा मुझे a प्लस 0 अपॉन 2, a अपॉन 2। नहीं समझा? क्लियर है? k कितना मिलेगा मुझे? k मिलेगा 0 प्लस b अपॉन 2, दैट इज b अपॉन 2। तब मैं यहाँ से a और b का वैल्यू निकालता हूँ और इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, क्योंकि मैं अगर m का लोकस निकालूं तो मेरे को आंसर m के टर्म्स में चाहिए। तो a कितना मिलेगा मुझे यहाँ से? a मिलेगा 2h और b कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? b मिलेगा 2k। इसको सब्स्टिट्यूट किया 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू a। तो b कितना हो जाएगा मेरा? 2k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना हो गया? 2h। कितना आएगा मेरा आंसर? 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h। कट हुआ तो कितना आएगा आपका आंसर? 2k स्क्वायर इज इक्वल टू h। ना आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा कि लोकस में आंसर होने के बाद h को x से रिप्लेस करते हैं और k को y से रिप्लेस करते हैं। पढ़ा है सबने अच्छे से ये? तो फाइनल आंसर आने के बाद देखो मेरा आंसर किस में आया? मेरा आंसर h और k में आया। तो h और k किसका कोऑर्डिनेट था? m का था। तो m का था तो आपका लोकस ऑफ m आ गया, बिकॉज फाइनल आंसर वी आर गेटिंग इन वेरिएबल h और k। तो अगर h और k में आ रहा है आंसर तो लोकस ऑफ m आ गया। अगर a और b में चाहिए था आंसर तो लोकस ऑफ q आता। तो हम लोग क्या करते हैं फाइनली? h को पूरा इक्वेशन आने के बाद h को रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं y से, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में। तो k को रिप्लेस करेंगे y से कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर, और h को रिप्लेस करेंगे x से कितना हो जाएगा? x। व्हाट इज द इक्वेशन वी गॉट? x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए। नहीं समझा? सर स्टार्टिंग का थोड़ा समझा। नहीं समझा? नो सर सर। लास्ट में समझा ना वो पूरा एक बार प्रोसेस। एक बार पूरा बताता हूँ, ध्यान दो। इतना पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OQ। तो OQ का मिड पॉइंट क्या लिया हमने? M आया ना? Yes. इतना समझा? यस M सर। का कोऑर्डिनेट क्या है? H, K। तो जिस चीज का आप लोकस निकाल रहे हो आपका आंसर फाइनली उसके वेरिएबल में आना चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर है किसमें आना चाहिए? H और K में आना चाहिए। नाउ आपको ये देखना है कि Q क्या है? Q इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन y स्क्वायर इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू x पे Q लाई करता है तो Q इसको सेटिस्फाई करेगा ना। हम लोग ने इतना तो पढ़ा है कि कोई पॉइंट अगर लोकस पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। बोलो हाँ या ना? यस। यस सर। Q lies on y square equal to x। तो अगर Q इस लाइन पे लाई करता है Q इसको सेटिस्फाई करेगा। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या था? a, b। पुट करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? y के जगह पे b पुट करेंगे, x के जगह पे a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये b स्क्वायर इज इक्वल टू a। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन समझा? आया ना? यस सर। अब हमको पता है कि m जो है वो OQ का मिड पॉइंट है, तो हम लोग m निकाल रहे हैं अभी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 कितना है? a। x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू h। आ रहा है क्या समझ में? y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0 प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू k। तो समझा? क्या मिलेगा यहाँ से? a अपॉन 2 इज इक्वल टू h। a इज इक्वल टू 2h और यहाँ से b इज इक्वल टू 2k। तो a और b मिल गया। आपको लोकस ऑफ m निकालना है तो आपका फाइनल आंसर किस में आना चाहिए? m के टर्म्स में आना चाहिए। तभी a और b का वैल्यू मिल गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने a और b निकाला। a का वैल्यू कितना आया? 2h और b का वैल्यू कितना आया? 2k। बट मेरे को किसका लोकस चाहिए? मेरे को m का लोकस चाहिए। तो मेरा आंसर किसके वेरिएबल में आना चाहिए? h और k में आना चाहिए। जिस चीज का लोकस निकालोगे उसके वेरिएबल में आंसर आना चाहिए। तो मैं a का वैल्यू और b का वैल्यू 1 में पुट करूंगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, a और b का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2k का स्क्वायर और a कितना हो जाएगा? 2h। तो कितना आएगा आपका आंसर? 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h। ठीक है, 1 जा 2 जा कितना आ गया आंसर? 2k स्क्वायर इज इक्वल टू h। रिप्लेस करो k को y से, h को x से, कितना आएगा? 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x। दिस इज आंसर। अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा? आंसर h और k में आया ना, तो अगर आंसर h और k में आया तो किसका लोकस हो गया? m का। तो m का ही लोकस चाहिए था ना मुझे। अगर आंसर a और b में आया तो किसका लोकस हो जाता? q का। क्यू का। समझा? तो जिस चीज का आप लोकस निकाल रहे हो आपका फाइनल आंसर उस वेरिएबल में आना चाहिए। तो कितना है मेरे को इक्वेशन? 2k स्क्वायर इक्वल टू x।
2k स्क्वायर इज इक्वल टू h, तो k को रिप्लेस करते हैं y से, h को रिप्लेस करते हैं x से। और भी समझ करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। बोलो इतना समझ में आया फिलहाल, आया ना? तो जिस चीज का लोकस निकाल रहे हो उसके वेरिएबल में आंसर आना चाहिए। आप लोकस निकाल रहे हो m का, तो m का कोऑर्डिनेट क्या है, h, k, तो आपका आंसर h और k में आना चाहिए। क्लियर है? यस यस आया ना? सर। सबको समझा अच्छे से? इतना समझ आज का जो सिखाया लेक्चर क्लियर है? आज का लेक्चर प्रैक्टिस करना है इसको अच्छे से। कल के लेक्चर में और भी समझ करेंगे लोकस का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।